नमस्कार। कथाओं के झुरमुट के लिए मैं अपनी एक दूसरी रचना लेकर आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। पता बताइएगा कैसी लगी। मेरी कथा का कहानी का नाम है इहलोक या परलोक। संभवतः आपको अच्छी लगी, कुछ लोगों ने तो इसको बेहद पसंद किया था। तो मैं अब शुरू कर रही हूँ कहानी इहलोक या परलोक। और मेरी इन सब कहानियों का जो पृष्ठभूमि है वो उत्तराखंड ही है। मतलब हमारा उत्तराखंड राज्य हमारा एक दो में गढ़वाल का है, नहीं तो कुमाऊं मंडल का है। इहलोक या परलोक। हम पृथ्वीवासियों में एक बात सामान्य है कि हम बहुत से विश्वासों में जीते और मरते हैं। कुछ कहेंगे कि हम किसी में विश्वास नहीं करते, हम नास्तिक हैं। तो यह विश्वास न करना भी तो एक विश्वास ही तो है। यह अलग बात है कि हम किस पर विश्वास करते हैं, पर विश्वास तो हम करते हैं। अभी अभी पता चला है कि गज्जूदा, गजेंद्र प्रसाद को गज्जूदा कहते थे वहाँ के बड़े भाई डॉक्टर दयानिधान दा अपने गांव कई बरस बाद अपने छोटे भाई गजेंद्र प्रसाद के साथ ठुल बड़बाजू के आवाहन पर गांव पधारे हैं। गांव में कौन रहते हैं? ठुल बड़बाजू और आमा। गजेंद्र और दयानिधान भी परस्पर चचेरे भाई हैं, बड़ा परिवार है। पर दोनों के परदादा एक थे, पर पिता सगे भाई थे। फर्स्ट कजन है आपस में। आज जिनके बुलाने पर पूरा परिवार एकत्र हुआ है, वह इन दोनों के पिता के भी बड़े भाई श्रीमान जानकी वल्लभ जी हैं। जानकी वल्लभ जी ही अब अपनी पीढ़ी के एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं और उनकी जीवन संगिनी नारायणी देवी भी अभी तक पति का साथ निभा रही हैं। सबसे बड़े भाई जो हैं वो जानकी वल्लभ जी हैं, उनके छोटे भाइयों की औलादें हैं जो आई हैं। जानकी वल्लभ जी के कोई संतान नहीं हुई ही नहीं, और उनकी माँ ने बहुत प्रयास किए कि जानकी वल्लभ जी का दूसरा विवाह कर दिया जाए। पर जब उन्होंने ऐसा करने पर संन्यास लेने की धमकी दी तो उनकी माँ शांत हो गई। फिर मन में कुड़कुड़ करती, पुत्र की अनुपस्थिति में बहू को प्रताड़ित भी करती। पर बहू का अपने पति और सौराज से तो जो नाता 11 वर्ष की अवस्था में जुड़ा वह आज तक जुड़ा रहा, भले ही अपनी संतान न हो। अपने दोनों छोटे देवरों के बच्चों को ममता की घुट्टी और प्यार की जो छत्र छाया इस निसंतान दंपत्ति ने दी, वह आज तक एक स्वर्णिम दृष्टांत है जिसका सब आदर करते हैं। यही कारण है कि जैसे ही ठुल बड़बाजू का संदेशा पहुंचा, जो जिस भी शहर और विदेश के किसी भी कोने में था, एक दूसरे से पूछकर कि कौन कब पहुंच रहा है पता कर आ पहुंचे। कल तक सब पहुंच भी जाएंगे। ऐसे रुतबे वाले ठुल बड़बाजू डील डॉल में भी ठुल और रोब वाले हैं। ठुल का मतलब हमारे यहाँ होता है बड़ा। 2 बार गांव के सरपंच रह चुके, अभी भी पुराने तरीकों में ही जीते तो हैं। परंतु जब घर के कनिष्ठ सदस्य ने किसी विजातीय कन्या का वरण किया तो अपने गांव के घर बुलाकर द्वार मात्र की पूजा, मुंह दिखाई और उस बहू के हाथ की चाय और आलू के गुटके बनवा के खाए और सबको खाने का आग्रह भी किया। मतलब वो पुरानी परंपराओं में भी जीते थे और नए का सम्मान भी करते थे। पड़ोस के शेखर काका कहने लगे, जानकी काका पगली गई। परंतु मुंह के सामने किसी की हिम्मत न थी कि कोई उनसे बहस करे। ऐसे हमारे ठुल बड़बाजू सारे गांव के बच्चों के सबसे प्रिय व्यक्ति थे और सबको लगता कि उनका परिवार ठुल बड़बाजू के अधिक करीब है। जानकी वल्लभ जी ने पूछा, इला नहीं आयो? इला नहीं आया। इला चंद नाम था, उसको इला कहते थे। इला नहीं आयो? इला नहीं आया? नहीं, झेप रहा होगा दादाजी, ललित बोला। एक दूसरा उनका पोता बड़ा दूसरे बेटे का, वो कहने लगा वो झेप रहा होगा। झेप अब क्यों? करने से पहले सोचता, क्योंकि उसने विजातीय विवाह किया था ना।
तभी सबने इला को धक्का देकर आगे किया। आ गया था, वो डर रहा था कि क्या कहेंगे जानकी दादाजी। अरे ये तो आया है, फिर झूठ क्यों बोला ललित तूने? ठुल दादाजी, इसने कहा था कि पहले मैं दादू का गुस्सा देख लूंगा तभी सामने आऊंगा। डर रहा था बेचारा। उसने कहा पहले देख लूं कैसा फर्स्ट रिएक्शन होता है, फिर मैं आगे आऊंगा। किधर आ मेरे पास, लाओ इसे मेरे पास। फिर जानकी वल्लभ जी कहने लगे इसे मेरे पास लाओ। तब जाके इला ने दादू दादी के पैर छुए, गले मिला। अरे ओरे इला, तूने हमें क्यों नहीं बुलाया अपने ब्याह में? वो ब्याह करके आया था ना। तूने हमें क्यों नहीं बुलाया? दादू में डर जो गया था, कहीं आपने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे। वैसे आपकी डांट से भी डरता था। देख बेटा, नाराज तो हम हैं, पर अगर किसी को कोई वचन दिया है तो कभी मत तोड़ो, क्योंकि उसने वचन दिया था ना इससे शादी करूंगा। बहुत साल पहले मैंने 16 साल की उम्र में नारायणी मतलब तुम्हारी परदादी को मानु मुनि के साथ निभाने का वचन दिया। मानु मुनि हमारे यहाँ विवाह के बाद एक तरह का संविधान होता है विवाह का, फेरे जिसको कहते हैं। 7 वचन दिए थे। बाद में मैंने अपनी माँ की भी न सुनी, वह मेरा दूसरा विवाह करवाना चाहती थी। और मैंने अपनी माँ की भी न सुनी, वह मेरा दूसरा विवाह करवाना चाहती थी, पर मैंने अपनी माँ की भी न सुनी। पर मैंने उस समय अपना वचन निभाया, तो तेरे वचन की लाज भी मुझे रखना आता है। मतलब कितनी बड़ी बात कह दी इतने वृद्ध व्यक्ति ने, जो कि पुरानी परंपराओं में जीते हैं। मतलब यही होता है, बुजुर्गों का सम्मान बढ़ता है इससे। ऐसा नहीं कि बच्चों ने जो कर दिया तो फिर आपने डंडा लेके पीछे पड़ गए। समझाना चाहिए पहले, पर जब अगर हो गया तो उसको स्वीकारना भी चाहिए। उसके जो परिणाम होते हैं उनको पूरे परिवार को एक साथ करना चाहिए। चलो छोड़ो, अब आज तो भाई हम सब पूरी सिंगल झरफर वाला खाना खाएंगे। झरफर माने खूब पकवान वाला, मतलब खूब जैसे कोई चीज मनाई जाती है उसको झरफर करना कहते हैं हमारे यहाँ। खीर रायता सब, और एक साथ खाएंगे। सारा भोजन बना लो, पर सब एक साथ बैठकर खाएंगे। उससे पहले इला और उसकी पत्नी घर के मंदिर में भोग लगाएंगे। हम सब आरती भजन गाएंगे और गज्जू एक द्वि होई ले गए दिए। गज्जू जो थे गजेंद्र प्रसाद, वो होली बड़ी अच्छी गाते थे। हमने अब तक इला की दुल्हनी नहीं देखी है, कहाँ है? फिर कहा कि इला की दुल्हनी कहाँ है? दादू यह है नई भाभी। अच्छा क्या नाम है बेटा तेरा? जी शगुन। अरे इसका तो नाम ही शगुन है। नारायणी, नारायणी को नारायणी कहते थे। चल बेटा आज और अभी से तेरा इस घर में स्वागत। ले ये तेरे इस दादा और इस दादी की ओर से। कुछ मुंह दिखाई दी। कहानी सुखान सी लगने लगी ना सबको। पहाड़ के परंपरागत घरों में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता है, बहुत कभी कभार ही। पर जानकी वल्लभ जी की मथुरा 3 लोक से न्यारी थी। कहते ना, 3 लोक से मथुरा न्यारी। आज सबको घर बुलाने का यही कारण था कि इलाचंद ने जो बिन बताए अपनी सहकर्मी शगुन से मंदिर में अपने मित्रों के मध्य ब्याह कर लिया। फिर अपने पिता सुरेश चंद्र, जो जानकी वल्लभ जी का सबसे बड़ा प्रपौत्र और गजेंद्र प्रसाद का पौत्र है, पता चला तो घर के सबसे बुजुर्ग जानकी वल्लभ जी ने सबको बुला लिया। जब ब्याह का पता चल गया तभी बुलाया, इसी उपलक्ष्य में बुलाया गया है। वैसे बुलाने का एक कारण सबसे मेल मिलाप और आमने सामने बातचीत और एकाकी से हुए जा रहे पारिवारिक संबंधों को गति व उष्णता प्रदान करना है। सबको गले लगाना, सबके साथ बैठकर भोजन एवं होली की महफिल जमाना था। वैसे वो 1-2 साल में ऐसा ही करते रहते थे, सबको बुलाते थे, जिससे सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिले। कोई किसी के मन में गिला शिकवा हो या कोई किसी की खुशी हो, सब लोग शामिल हो। सब कुछ एक दिन में होली अब कुछ एक ही दिन में होली होने वाली है। जानकी वल्लभ जी के यहाँ की होली इस बार और अधिक रंगीली, सुरीली और धमाकेदार होने वाली थी, क्योंकि नई प्रपौत्र की वधू जो आई है, प्रपौत्र ने विवाह किया है, इसलिए आज शाम को सबके काम तय कर दिए जाएंगे। उससे पहले हर
बार की तरह खुद बड़बाजू पहले सबकी परेशानी और समस्याएं सुनेंगे। सबको बुलाते थे, सबकी परेशानियां सबके बारे में सुनते थे, उन्हें सुलझाने के तरीके बताएंगे। अगर कोई अपने मन की भड़ास या गुस्सा निकालना चाहता है तो उसके लिए भी उसे पूरा अवसर इस घर का यह बुजुर्ग देता था। असली लोकतंत्र था इनके घर में। सभी को इसलिए इनके बुलावे की दरकार रहती थी। दरकार मतलब उम्मीद रहती थी कि कब ये बुलाएं हमको। अतः हर 2-3 बरस बाद इस प्रकार की भेंट मुलाकात का इस परिवार का अनोखा चलन था, जिसके प्रणेता श्रीमान जानकी वल्लभ जी थे। इस क्षेत्र के पूरे 5 गांव में सिर्फ जानकी वल्लभ जी का ही परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में जाना जाता था। ऐसा ऐसा नहीं कि परस्पर सब एक दूसरे की बात सुनते ही हों, पर जानकी वल्लभ जी के तौर तरीकों से किसी को भी कोई परहेज नहीं था। सब चाहते थे कि समय मिलने पर सब एक साथ एक छत के नीचे आएं और ठुल बड़बाजू से मिलें। इस घर के लोग प्रवासी भारतीय थे। एक डॉक्टर, 4 लड़के, 3 बहुएं, 2 बेटियां इंजीनियर थे, 2 बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट थे, कोई बड़ा अधिकारी था, 3 औरतें यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थीं। पूरा 28 जन का यह भरा पूरा परिवार था जो चारों तरफ फैला हुआ था, विदेशों तक। पर इसमें जानकी वल्लभ जी और नारायणी जी की कोई अपनी संतान नहीं थी। सब उनके भाइयों की औलादे थी, पर उन्होंने एक लगा रखा था परिवार को। फिर भी घर के बड़े बुजुर्ग का भरपूर सम्मान और प्यार इन दोनों बुजुर्ग पति पत्नी को मिलता था, जो निसंदेह आज के समय में एक आश्चर्य था और अनुकरणीय भी। इस परिवार में अब तक 3 अंतरजातीय विवाह भी हो चुके थे, परंतु तलाक कोई नहीं हुआ था। कहते हैं कि एक तलाक हो जाता, पर उससे पहले जानकी वल्लभ जी ने उस पौत्र और पौत्र वधू से मिलने की इच्छा जताई, तो वह दोनों 36 का आंकड़ा बनकर आए, पर 63 बन गए। ऐसे समझाया उन्होंने, 36 बनकर आए थे, 63 बन गए। कल रात तक ठुल बड़बाजू का पूरा परिवार इकट्ठा हो घर की फुलवारी को आकर्षक बनाने मिसाल के रूप में प्रस्तुत था। अपने एकल परिवार में चाहे सब जैसे रहते हों, पर यहाँ सब यहाँ की कुछ कुछ कम सुविधाओं में भी प्रसन्न दिखते थे। वैसे जानकी वल्लभ जी ने अपने पूर्वजों के सुदृढ़ विशाल घर में सबके साझे के पैसों से पीछे के कुछ कम सूर्य प्रकाश वाले स्थान पर, जिसे शोल कहते हैं, शोल वाले अशेप पल है, वहां जहाँ खेती नहीं की जा सकती थी, एक बड़ा हॉल सा कक्ष और 5 और कक्ष बनवाए थे। इस प्रकार परिवार की बढ़ती सदस्यीय संख्या इस पारिवारिक मिलन पर आसानी से समाहित हो जाते थे। जिसे और अधिक सुविधाएं चाहिए, वह स्वयं अपने हाथों उसे परिवर्तित कर सकता था। उसने कहा उन्होंने सुविधाएं तो दे रखी थी उन्हीं के पैसों से, किंतु अगर कोई और चाहिए तो आप अपने पैसे लगा के हासिल कर लीजिए उसको। 5 साल में पूरे घर की मरम्मत, रंगाई पुताई का जिम्मा होता था जानकी वल्लभ जी की देखरेख में, जिसमें सबका पैसा लगता था। इसके अलावा एक संयुक्त कोष भी था, जिसमें हर माह हर कमाऊ सदस्य, चाहे वह पेंशन याफ्ता हो, नौकरी या व्यवसाय वाला हो, को एक निश्चित रकम जमा करनी होती थी। यह रकम सबसे पूछ कर तय की जाती थी। जानकी वल्लभ जी ने साफ कह रखा था कि परिवार का कोई भी सदस्य उनके और उनकी पत्नी के लिए कभी भी कोई उपहार नहीं लाएगा। उनको खुद में कुछ नहीं चाहिए था। उनके लिए सबका यहाँ एकत्र हो, एक छत के नीचे रहना, बात करना, खाना खाना ही उनके लिए उपहार था। तो वो किसी से कोई उपहार नहीं लेते थे। कितनी बड़ी बात है। हर बार लगभग कम से कम 5 से अधिक 7 दिन का यह प्रवास का खर्चा मूलतः जानकी वल्लभ जी ही करते थे। अगर घर के शाकाहारी भोजन, फल, दूध के अतिरिक्त यदि कोई कुछ और खाना पकाना चाहे तो उसकी भी स्वतंत्रता तो थी, पर वह जो भी खाएगा सबके सामने खाना और पूछना बताने का भी संविधान था। वो खा सकता था, किंतु उसको बताइए नहीं कि छिप के अपने कमरे में खा रहा है। अब तक सभी इस नियम को मानकर चल रहे थे। 4 वर्ष पूर्व तक जब जानकी वल्लभ जी और नारायणी जी अधिक स्वस्थ थे तो हर साल घूमने जाते थे। किसी न किसी परिवारजन का घर अगर उस मार्ग में पड़ता
तो उसकी घर की शोभा भी जानकी वल्लभ जी बढ़ाते थे। जैसे गुजरात गए तो सुरेश चंद्र के घर, भोपाल गए तो रमेश चंद्र के यहाँ रह अवश्य रुकते। इस प्रकार जानकी वल्लभ जी ने अपने पूर्वजों की थाती और परिवार को एक बनाकर रखा था। आगे क्या क्या किया उन्होंने, ये अगले अंक में बताऊंगी। बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये कहानी। नमस्कार, सबका भला हो।